अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ, एक और खूबसूरत सी वीडियो जिसके अंदर हम जो है वो आउटलाइन एनालिसिस करेंगे ज़ारिया मुश्ताक की। अच्छा, शी वाज द टॉपर ऑफ एसए इन हर टाइम। शी स्कोर्ड 80 इन एसए। कैन यू इमेजिन 80 इन एसए? इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं शी वाज डबल पास इन एसए। लोग 40 नहीं ले सकते बट शी स्कोर्ड 80। सो ऐसा क्या ख़ास है इनमें, ऐसा क्या ख़ास है इनकी आउटलाइन स्ट्रक्चर में जो ये बनाती हैं? और इनके मार्क्स देख लें तो उसके अंदर भी आपको 50 प्लस मार्क्स नज़र आते हैं। और फिर फाइनल रिजल्ट में तो इन्होंने ज़ाहिर है कि एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस किया है कि उसने 80 ही उठा कर दे दिए नंबर। सो इन जो राज हैं, इन राजों से हम जो है ना वो पर्दा उठाएंगे, देखेंगे कि व्हाट वाज हर स्ट्रेटजी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द वीडियो जो मैं पोस्ट करती हूँ, आप लोगों में से 80% ऑफ द ऐसे ऑडियंस हैं जो कि चैनल पर आते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई यू डोंट सब्सक्राइब। मुझे कोई अच्छा इन्फॉर्मेटिव चैनल मिले, मैं उसको सब्सक्राइब करती हूँ ताकि उनकी जब भी ऐसी ज़बरदस्ती कोई वीडियो आए तो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। सो इट्स अ फ्रेंडली रिमाइंडर फॉर यू। अगर आप नए हैं इस चैनल पर देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, या जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स सदका जारिया एंड ऑल्सो इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी जो वीडियोज़ हैं वो बनाती रहूँ। ठीक है, चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो टॉपिक इन्होंने जिसके ऊपर इन्होंने आउटलाइन बनाई हुई है वो टॉपिक क्या है देख लेते हैं। अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के एजुकेशन का निज़ाम, उसके ऊपर कड़ी तनकीद करें, ये उनका टॉपिक है। ठीक है, अब देखते हैं कि उन्होंने कड़ी तनकीद करने के लिए क्या स्टाइल अपनाया है, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ से आखिर किया, अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे मोड़ा तोड़ा और क्या आउटलाइन बनाई। ठीक है, सबसे पहले जी उन्होंने जो हेडिंग दी है दैट इज़ ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कि सभी स्टूडेंट्स देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना थीसिस स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट लिखना अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप बेशक डायरेक्टली अपना जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ना लिखें। उसकी रीज़न वो ये देते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने स्टांस गलत पकड़ा होता है तो आप पहले ही उसको उठा के एग्जामिनर को बता देते हैं कि जी ये मेरा स्टांस है, तो वो फिर जी अपना माइंड बना लेता है एंड ही फेल यू। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पर देना एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप थीसिस स्टेटमेंट गलत क्यों देंगे? अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो खौफ क्यों होगा? जब आप थीसिस देंगे तो वो गलत नहीं होगा, आपका स्टांस एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि आप ऐसे को किस डायमेंशन में लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इनकी थीसिस स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ पर्सनस लाइफ, इम्पैक्ट ऑन नेशनल डेवलपमेंट, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग डिफरेंट सिस्टम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इन्होंने अब देखें, सबसे पहले इन्होंने अपना थीसिस दे दिया, उसके बाद उन्होंने दूसरी जो हेडिंग दी है दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अच्छा, अच्छा देखिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिमेंबर वन थिंग कि ऐसे इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट पिक्चर। एक मुकम्मल तस्वीर वो होती है जिसके अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स पूरे होते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक पेंटिंग को देख रहे हैं और उसके अंदर एक ना आधी कार बनी हुई है। ठीक है, क्या आपको इससे कोई बात समझ आ जाएगी? बात तो अधूरी रह जाएगी ना। हाँ, अलबत्ता अगर कार पूरी बनी हुई हो और एक रोड भी आपको दिखाया जाए, ठीक है, पीछे आपको माउंटेन्स भी दिखा दिए जाएँ, पीछे सन भी हो, सन रेज़ भी हो, तो आपको जो है ना वो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? इसका मतलब है कि आपने कंप्लीट पिक्चर देखी और आपको कंप्लीट बात जो है वो समझ आ गई। सेम इज़ द केस विद एसे। एसे जो है वो एक कंप्लीट पिक्चर होता है। अब देखें, इन्होंने तनकीद करनी है एजुकेशन सिस्टम पे, तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बताएँगी तब तक तनकीद किस पे होगी? ठीक है? अब देखें, इन्होंने क्या किया है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जी प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम होता है, एक पब्लिक स्कूल्स होते हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और तीसरा होता है मदरसा सिस्टम्स। ठीक है, ये 3 ही सिस्टम हमारे सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ हैविंग डाइवर्स सिस्टम, अब थोड़ा-सा उन्होंने उसका पॉजिटिव जो साइड है वो दिखा दी। ठीक है जी, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। वन सेक्टर फिल्स द गैप वेयर द अदर लैक्स।
ठीक है जी। अब जैसे मदरसा सिस्टम्स जो हैं वो क्या हैं कि उनके ज़रिए से क्या होता है कि हमारे बच्चों को जो है वो इस्लाम का पता चलता है, नॉलेज पता चलता है, ठीक है। वही जो हज़रात हैं वो आगे जाकर स्कॉलर्स बनते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देख लें कि जो प्राइवेट सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है वो डाइवर्स माइंडसेट रखने वाले लोग, ठीक है, ज़रा मॉड स्क्वाड किस्म के लोग जो हैं वो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आपके पास पब्लिक सेक्टर के लोग जो हैं, तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये एक की कमियां जो है वो दूसरा पूरी करता है। वैसे तो फ्लॉज इन तीनों में ही है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी, देखते हैं वो ऐसे को जो है वो आगे किस डायमेंशन में लेकर जा रही हैं। आगे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी हेडिंग यहाँ पे दे दी है, अ क्रिटिकल एनालिसिस। इसमें वो क्या कहती हैं जी, इम्पार्टिंग नॉलेज एट स्काई रॉकेटिंग कॉस्ट, अ टेल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज कर दिया है प्राइवेट सेक्टर को। अच्छा, इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल अप टू द मार्क। यहाँ पे उन्होंने पब्लिक सेक्टर को क्रिटिसाइज कर दिया कि क्या उनके अंदर क्वालिटी बेहतर होती है। उसके बाद है मदरसा सिस्टम एंड आउटडेटेड सेटअप, ठीक है, आई थिंक इट्स सेटअप। तो मदरसा सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आगे उन्होंने जो हमारे पास हेडिंग दी है, दैट इज इम्प्रूविंग अवर एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग द कंट्री। अच्छा जी, यहाँ पर वो बता देती हैं कि रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, कैसे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके उन्होंने बता दिया कि जी इनके प्राइवेट स्कूल्स के जो रोल है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद है जी ड्यूटी ऑफ उलमास। अच्छा, उसके बाद जी उन्होंने लास्ट हेडिंग जो अपनी दी है, दैट इज़ कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, एजुकेशन गोज़ अ लॉन्ग वे, एवरी सिस्टम हैज़ सम बेनिफिट्स एंड सम शॉर्टकमिंग्स, नीड फॉर इमीडिएट रेमेडियल मेजर्स बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। आई एम अनएबल टू रीड दिस वर्ड, अगर किसी को समझ आए तो ज़रूर बताएं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ से जो बात काबिल गौर है, जो सीखने के काबिल है, वो क्या है। शुरू में चलते हैं। देखिए उन्होंने ना अपनी जो इंट्रोडक्शन है, ये नहीं सॉरी, अपनी आउटलाइन के अंदर कितनी सादगी को मेंटेन रखा है, सिंप्लिसिटी को। कोई रश नहीं डाला, ठीक है जी, कोई ताम झाम, कोई इस तरह की कोई बात नहीं, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स बता दिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी बेनिफिट्स उनके बता दिए, यानी उनकी प्लस साइड बता दी। उसके बाद जी उन्होंने उसका क्रिटिकल एनालिसिस डाल दिया। उसके बाद उन्होंने जो है उसके इम्प्रूवमेंट के जो तरीके हैं वो डाल दिए। उसके बाद कंक्लूजन दे दिया। दिस इज़ हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स। आई स्ट्रेस इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन कि बच्चों अपने जो आपके पेपर्स हैं ना, उनको आप सादा और क्वालिटी वाइज अच्छा रखें। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देती हूँ कि मिसाल के तौर पे आप जो है ना, आप देखते हैं कि हमारे माशरे में डिफरेंट लोग हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग जिनको हम आम ज़ुबान में पेंडू कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं जी इसको ड्रेसिंग सेंस कोई नहीं है। ख़ास तौर पे औरतों को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जी मेकअप किया हुआ है, ढंग का मेकअप नहीं किया हुआ, ये देखो ज़रा मुंह पर बेस लगाई है, गर्दन को भूल गई है, ठीक है जी, चेहरा इतना निखारा हुआ है, पैर इसके काले हैं। या हम ये कहते हैं जी देखो इसने कैसे इतने चमकीले कपड़े डाले हुए हैं, इतना ये किया हुआ है। सो वी आर क्रिटिसाइजिंग दोज पीपल, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर एक इंसान है जिसने इतना कोई ख़ास हाई फाई सूट नहीं डाला हुआ, इतना एक्सपेंसिव सूट नहीं डाला हुआ, लेकिन उसका सूट जो है वो अच्छा स्टिच हुआ हुआ है, उसने आयरनिंग उसकी अच्छी की हुई है, ठीक है, उसने पहनने का सलीका उसका अच्छा है, उसने सूट पहना, साथ उसने अपनी वॉच पहन ली है, उसने हल्की सी लिपस्टिक लगा लिया इन केस इफ़ दैट पर्सन इज़ अ गर्ल, ठीक है जी, उसने जो है ना वो अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लिया इफ़ ही इज़ अ बॉय। तो हम क्या कहते हैं जी वाह ज़बरदस्त, देखो कितना शख्स जो है ना ये प्यारा लग रहा है। सेम इज़ द केस विद अवर पेपर। हमारा जो पेपर है ना वो वहाँ जाकर चीख रहा होता है एग्जामिनर के सामने कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं जो है ना बड़ा शोखा इंसान हूँ, या मैं जो है ना एक बड़ा ही सोबर और डिसेंट इंसान हूँ, लुक एट माई क्वालिटी, ठीक है। सो जो पेपर्स हम एनालाइज कर रहे हैं टॉपर्स के, आपने देखा होगा कि उनके पेपर्स बड़े सादा लेकिन क्वालिटी वाइज बड़े अच्छे पेपर्स हैं। जो एग्जामिनर के हाथों में जाते हैं उनकी राइटिंग भी खूबसूरत होती है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा मटेरियल होता है, तो एग्जामिनर भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा जो है ना ये किसी काम का है, ठीक है। सो सिंप्लिसिटी को अपनाएं अपने पेपर्स के अंदर, और दूसरा क्वालिटी को लेकर आएँ। अब क्वालिटी आती है पढ़ने से, मेहनत करने से, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके साथ ही आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। दिस इज़ अ कोर्स दैट आई एम ऑफरिंग टू स्टूडेंट्स। इट इज़ कॉल्ड द सेल्फ राइटिंग कोर्स।
इस कोर्स के अंदर क्या है कि बच्चों को जो कि बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे, उनको पैसेज लिखना ही नहीं आता। आई इनकरेज स्टूडेंट्स टू राइट एंड टू गेट देमसेल्व्स इवैल्यूएटेड। और जब वो मेरे पास अपने पेपर्स लेकर आते हैं, आपने देखा होगा शॉर्ट्स में मैं अपलोड करती हूँ, वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे पास अपने टेस्ट वगैरह जो हैं वो लेकर आते हैं, तो उसके अंदर उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं ग्रामर की, उनके स्पेलिंग्स गलत होते हैं, उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता होता है एंड एवरीथिंग। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये एक कोर्स जो है मेरा, मैं ऑफ़र करती हूँ स्टूडेंट्स को। इसके अंदर जी हम सारी जो ग्रामर है उसको कवर करते हैं, उसके अंदर आपके टेंसेस आ जाते हैं, पंक्चुएशंस, कंजंक्शंस, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद जी इसके अंदर आपका पैराग्राफ स्ट्रक्चर आ जाता है। मैं आपको ये सिखाती हूँ कि पैराग्राफ कैसे डिज़ाइन करते हैं। आपको पता है पैराग्राफ्स के भी हिस्से होते हैं, एक उसका टॉपिक सेंटेंस होता है, एक उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, उसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस होती हैं, उसमें रेफरेंसेस होते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड फीचर। देन उसके बाद हम जो एक बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं ना, वो ये है कि हम खाली खुली लेक्चर्स नहीं लेते, और ना ही मैं खाली खुली लेक्चर्स देने के हक़ में हूँ। आई बिलीव कि जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक डिफरेंस जो है वो पैदा नहीं होता। तो उसके लिए क्या है जी, उसके लिए मैं आपको 20 करंट अफेयर के पैराग्राफ्स लिखवाती हूँ आपके ज़हन से। फिर उसमें से जब मैं गलतियाँ निकालती हूँ तो आप इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद 20 आपको पैराग्राफ्स लिखवाती हूँ आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स में आपको देखती हूँ मुख्तलिफ मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से, जिनको आप पढ़ के उसको समराइज़ करते हैं, आपकी प्रेसी की भी प्रैक्टिस हो जाती है और आप पैराग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी लास्टली आपका इसके अंदर जो थर्ड एक्सरसाइज होती है वो ये है कि आपने अपने माइंड को, जो भी सोच होती है ना आपकी, जो आप अक्सर स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी हमसे हमारे ज़हन में होता है और हमें लिखा नहीं जाता, तो वो जो होती है ना, वो कंप्लेन आपकी दूर हो जाती है जब आप ये पैराग्राफ्स करते हैं, ठीक है। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि आप आराम से अपनी वो जो सोचें हैं ना, उनको उठा के एक पैराग्राफ में डाल दें। सो ये जो कोर्स है इसके अंदर ऑलमोस्ट 50 पैराग्राफ्स हम लिखेंगे, ठीक है। और 50 पैराग्राफ्स लिखेंगे, दिमाग की जो है वो सही वाली चटनी बन जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह, और हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम बेहतरीन जो है ना पेपर्स एग्जामिनर के सामने पेश कर सकें इंशाल्लाह। सो फॉर इनरोलमेंट इन दिस कोर्स आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड आई विल इन्फॉर्म यू कि आपने कैसे यहाँ पे जो है शमूलियत इख्तियार करनी है। बाकी आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा मैंने बातें कर ली आप लोगों से। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मेरी मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।